न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास अब दो कहानियां चल रही हैं। एक कहानी जो कि 1959 के अंदर है, उसके अंदर हमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से निक फ्यूरी जो हैं वो अपने अलग अलग मिशंस के ऊपर लगे हुए थे, लेकिन उनको प्रेसिडेंट की तरफ एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का ऑर्डर आया है जो कि कुछ और नहीं बल्कि एवेंजर्स इनिशिएटिव का है। वहीं पर अगर हम प्रेजेंट डे के अंदर देखें तो न्यू एवेंजर्स की टीम यहाँ पे हैमर के कुछ जमा हुए एजेंट्स के ऊपर जाके अटैक करती है, जिसको इस वक्त कोई और नहीं बल्कि उनकी नई लीडर सुपीरिया जो है वो यहाँ पे लीड कर रही होती है। और उस बीच वहाँ पे हम देखते हैं कि मॉकिंग बर्ड को एक ज़बरदस्त तरीके की गोली लगती है जिससे वो घायल हो जाती है। तो अब आगे कहानी की शुरुआत हमारी माद्रीपुर 1959 से होती है और हम देखते हैं कि बेसिकली निक फ्यूरी यहाँ पे डमडम डुगन के साथ किसी से मिलने के लिए माद्रीपुर के अंदर आए हैं और निक फ्यूरी डमडम डुगन को भी ये सारी की सारी बातें बताते हैं कि किस तरीके से प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स उनको मिले हैं कि उनको यहाँ पे कुछ लोगों की तलाश करनी है एक नए तरह के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए जिसको एवेंजर्स इनिशिएटिव बुलाया जा रहा है। तो डुगन बोलता है कि देखो तुम्हारी ये बातें सुन के मुझे कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम तुम्हारे साथ बहुत लंबे अरसे से और हम यही सारे के सारे काम करते हुए आ रहे हैं। तो फ्यूरी बोलते हैं कि हाँ मैं इस बात को जानता हूँ और मैंने ये बात प्रेसिडेंट को समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन प्रेसिडेंट का कहना कुछ ऐसा है कि उनको एक नई तरह की काइंड चाहिए। डुगन प्रेसिडेंट का कहना ये है कि उनको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो डमडम बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम फिर मुझे यहाँ पे अपने साथ क्यों लेकर आए हो। निक फ्यूरी बोलते हैं कि तुम जानते हो ना कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है और तुम्हारा फ्लेवर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं से डुगन बोलता है अच्छा तो मैं समझ गया, मतलब तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे किसी से बात करूँ। तो कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही है। तो डुगन बोलता है क्या हमें इस बारे में पता चल जाएगा कि मुझे किससे बात करनी है जब मैं उसको देखूंगा, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक पूरी की पूरी शीशे के अंदर से उड़ता हुआ एक आदमी यहाँ पे आता है और निक फ्यूरी बोलते हैं कि प्रोबेबली तुम उसके बारे में पहचान ही जाओगे। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे अंदर से कोई और नहीं बल्कि उस बाहर से निकल के सैबर तूत आता है और निक फ्यूरी बोलते हैं कि विक्टर क्रीड। तो वहीं से वो बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी भी वही हालत कर दूँ जो कि मैंने भी इस बंदे की करी है। तो फ्यूरी बोलते हैं कि काम डाउन विक्टर, हम यहाँ पे तुमसे इंप्रेस होने के लिए नहीं आए हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं कि तुम कौन और क्या कर सकते हो। तो वहीं से साइबर तूत बोलता है हाँ लेकिन तुमने कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखा होगा कि तुम्हारे अंदर क्या है। आई बैट जब मैं उसको बाहर निकाल के तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि डुगन यहाँ पे सीधा उसके सर के अंदर एक गोली मार के उसको यहाँ पे गिरा देता है और फ्यूरी बोलते हैं कि यार मैंने उसको संभाल ही लिया था। तो वहीं से डुगन बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारा संभालना क्या होता है, अब ये बताओ कि लिस्ट के अंदर अगला कौन है। और अगले बार हम देखते हैं कि विक्टर वहाँ पे खड़ा होता है कहता है तो इसका मतलब कि तुम्हें पता था मेरे हीलिंग फैक्टर के बारे में। तो डुगन बोलता है कि इसके पास हीलिंग फैक्टर है, तुमने तो नहीं बताया मुझे। तो वहीं से फ्यूरी बोलते हैं कि सारी की सारी बातों को छोड़ो और मेरा नाम निक फ्यूरी है विक्टर और मैं यहाँ पे तुम्हें काम पे ले जाने के लिए आया हूँ। मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम यहाँ पे अपने सारे के सारे टैलेंट और अपने टाइम को इन लोगों को मार मार के सिर्फ बर्बाद कर रहे हो और मैं तुम्हारे लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर आया हूँ जिसके अंदर तुम मेरी ब्लैक ऑप्स टीम का हिस्सा बन सकते हो। यहाँ पे तुम्हें हर चीज़ की फुल क्लियरेंस मिलेगी, तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम कर सकते हो और इसके अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि बेसिकली निक फ्यूरी यहाँ पे आके किसी और को नहीं बल्कि 1959 के अंदर आके विक्टर क्रीड यानी कि सैबर तूत को अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं। अब इसी तरह हम लोग यहाँ से दोबारा रोड आइलैंड के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि बैन ग्रिम, वुल्वरीन और डॉक्टर स्ट्रेंज इन सारे के सारे लोगों से मुकाबला करने में लगे हुए होते हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि उसके एजेंट्स बताते हैं कि डॉक्टर वेंथवॉर्थ आपको यहाँ से फौरन निकलना होगा, ये एवेंजर्स बिल्कुल हमारे ऊपर आ चुके हैं। तो वहीं से वो कहती है कि सुपीरिया, तुम लोग मुझे सुपीरिया के नाम से बुलाओगे, ये बात तुम कितनी दफ़ा मैंने बताई है कि फील्ड के अंदर हम अपने नाम इस्तेमाल नहीं करते हैं यू इडियट्स। और मैं उस आदमी को फौरन से तलाश करके निकाल ही लूँगी किसी भी कीमत के ऊपर जिसने हमारी इस पूरी की पूरी लोकेशन और सिचुएशन को लीक करा है और फिर मैं उसकी वो हालत करूँगी कि तुम में से कोई ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगा। आई स्वेयर टू गॉड। आखिरकार उन लोगों को पता कैसे चला कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे सीधा मिस मार्वल जो है वो छत को फाड़ते हुए सुपीरिया के पास आती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे अगले पल जितनी स्पीड से मिस मार्वल उसके पास आई होती हैं उतनी स्पीड से वो उससे बाहर वापसी उड़कर भी आ रही होती हैं। तो लोगन बोलता है कि कैरल क्या तुम ठीक हो। तो कहती है कि मुझे ये नहीं पता था कि उसके पास इतनी पावर्स मौजूद हैं। तो लोगन बोलता है क्या तुम्हें बैकअप की ज़रूरत है। तो मिस मार्वल बोलती है कि नहीं मैं इसको खुद अपने हाथों से ही हैंडल कर लूँगी। उसी तरह हम देखते हैं कि सुपीरिया वहाँ से बेसिकली अपने कुछ एजेंट्स के साथ अपने सामान को लेते हुए यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन वहीं से दोबारा मिस मार्वल आती है, उसके ऊपर अटैक करना शुरू करती हैं और वहीं से कहती है कि सुपीरिया रियली। तो सुपीरिया उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है कि हाँ रियली। तो हमें इस बात से अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे जो सुपीरिया है ये कोई हल्की फुल्की नाजुक कली नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा पावर हाउस है जो कि मिस मार्वल को मुकाबला दे रही है। इसी तरह यहाँ पे पेरिस के अंदर शिफ्ट होते हैं एक आदमी जिसका नाम मिस्टर फॉर्च्यून होता है और वो यहाँ पे एक लड़की के साथ कुछ अच्छा टाइम बिताने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन दरअसल बात ये पता चलती है कि वो लड़की दरअसल एक तरह की एजेंट होती है जो कि उनको यहाँ पे मारने के लिए आई होती है, क्योंकि उन्होंने बेसिकली यहाँ पेरिस के अंदर घुस के कुछ ऐसे काम करें कि उनके दुश्मन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे उस लड़की का साथी भी आता है और उसके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से गोलियां बरसाना शुरू करता है। तो फॉर्च्यून अपने आप की जान बचाते हुए सीधा उस बिल्डिंग से नीचे कूदता है और नीचे उसको कोई और नहीं बल्कि निक फ्यूरी मिलते हैं जो कि उसका इंतजार कर रहे होते हैं और कहते हैं डोमिनिक फॉर्च्यून। तो कहता है कि निक फ्यूरी ये तुम हो।
तो कहता है हाँ ये मैं ही हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। तो हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही डोमिनिक फॉर्च्यून जो है वो फौरन से उसके साथ बैठ जाता है। लेकिन इसी तरह हम दोबारा शिफ्ट होते हैं स्पाइडरमैन के पास, जहाँ पे इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा घबरा है और कहता है कि गाइस गाइस मॉकिंगबर्ड इज डाउन। मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो हिल नहीं रही है बिल्कुल भी। और अगले पल स्पाइडरमैन वहाँ पे सारे के सारे लोगों को एक एक करके फौरन से मारता है और कहता है इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मेरी यहाँ पे दोस्त घायल हो चुकी है तो मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा और तुम लोग मुझे भी आके यही हाल कर दोगे। आई मीन हेलो, क्या यहाँ पे कोई हमारी टीम के अंदर डॉक्टर वगैरह मौजूद है जो कि इसको आके देख सके। और अगले बार हम देखते हैं कि सुपीरिया और मिस मार्वल की यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की बहुत ही एपिक फाइट चल रही है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सुपीरिया एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है जो कि मिस मार्वल को बिल्कुल धूल चढ़ा रही होती है और कहती है कि तुम सारे के सारे एवेंजर्स को यहाँ पे भेजा किसने है, हाउ कुड यू पॉसिबली नो अबाउट दिस, तुम्हें इस पूरे की पूरे ऑपरेशन के बारे में किसने बताया है, मुझे वो नाम चाहिए। क्योंकि मैं जिस बात को जानती थी कि सारे के सारे एवेंजर्स मेरे पीछे लग सकते हैं, तो मैंने इस बात का खास करके ख्याल रखा था कि तुम जैसे लोगों को मेरे बारे में कुछ ना पता चल सके। खास करके मैंने सारी की सारी चीज़ों को इस तरह से सेटअप करा था कि मैं कभी पकड़ी ना जाऊँ। मैं तुम सबसे ज़्यादा स्मार्टर हूँ और मेरे साथ ये नहीं हो सकता है। और अगले पल हम देखते हैं कि लोगन उसके ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वो उसको भी देख के उसके ऊपर भी एक ज़बरदस्त तरीके का ब्लो मारती है। और यहीं से स्पाइडरमैन चिल्लाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्या आप मुझे सुन सकते हैं। तो वहीं से बैन बोलता है कि डॉक्टर आप जाइए, मैं इन सारे के सारे लोगों को रोक के रखूंगा। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज आके जब मॉकिंगबर्ड को देखते हैं तो वो कहते हैं बाय द होरी होस्ट, ये तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि आप उसकी मदद कीजिए, आप तो सच में एक रियल डॉक्टर है ना। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हम इसको हिला नहीं सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा खून ऑलरेडी बह चुका है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि तो फिर हम क्या करें। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि इस वक्त हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तुम उसको फ़ौरन से कॉल करो। तो कहता है क्या सच में हमें एक नॉर्मल पीपल की तरह एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि फौरन एक फ़ोन का इंतजाम करो और एम्बुलेंस को कॉल करो। और अगले पल स्पाइडरमैन वहाँ पे एक आदमी के ऊपर आके अटैक करता है और कहता है हे बड़ी, मैं तुम्हारा फ़ोन बोरो कर रहा हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज बेसिकली कुछ मंत्र वगैरह पढ़ के उसके घाव को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये घाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है और उसकी हालत काफ़ी सीरियस नज़र आ रही है। वहीं पे स्पाइडरमैन अगले पल 911 इमरजेंसी के ऊपर कॉल करता है और बताता है कि यहाँ पे किसी को गोली लगी है और आप लोग को तुरंत आना होगा। तो वो लोग पूछते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन और कहाँ पे हो। तो वो अपना पूरा का पूरा एड्रेस बताता है कि इस वक्त एक शॉपिंग सेंटर के करीब है वो लोग। और वहीं से वो लोग पूछते हैं क्या आप अपना नाम बताना चाहेंगे कि आप कौन बात कर रहे हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ, जैसा कि इस बात से काफ़ी फ़र्क पड़ता है ना। और वो वहाँ पे कॉल काट देता है। और स्टीवन बोलते हैं कि बॉबी क्या तुम मुझे सुन सकती हो, इट्स डॉक्टर स्ट्रेंज, क्या तुम मेरी आवाज़ को सुन पा रही हो। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये आज अपने आप को जिंदा बचा पाएगी। और इसी तरह हम लोग यहाँ से एमराल्ड कोस्ट फ्लोरिडा प्राइवेट प्रॉपर्टी 1959 के अंदर दोबारा शिफ्ट होते हैं निक फ्यूरी के पास, जहाँ पे हम देखते हैं कि निक फ्यूरी यहाँ पे आज एक लड़की के पास आए हैं जिसको बोलते हैं एक्वेरिया के नाम से। तो वो कहती है कि सरफेस के ऊपर लोगों को इस बात की परमिशन नहीं है कि वो मुझे इस नाम से बुला सकें। तो फ्यूरी बोलते हैं तो क्या फिर मैं तुम्हें नमूरा के नाम से बुला सकता हूँ। तो वो कहती है कि आखिरकार तुम हो कौन और अपने आप को समझते क्या हो। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं कौन हूँ और इस वक्त मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, तुम और तुम्हारे दोस्त के लिए। तो वो कहती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि मैं यहाँ पे मौजूद होंगी। तो निक फ्यूरी बोलते हैं क्योंकि हमें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में पता था कि वो कहाँ हो सकता है। तो अगर तुम चाहो तो उसको कह सकती हो आवाज़ लगा के कि वो मेरे ऊपर निशाना लगाना छोड़ सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे तुम्हें मारने या उसको पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ। तो वहीं से अगले पल वो चिल्लाती है इट्स ऑल राइट सरजी, तुम बाहर आ सकते हो। तो फ्यूरी बोलते हैं क्या उसका फर्स्ट नेम सरजी है। तो नमूरा कहती है कि मुझे तो लगा कि तुम्हें इसके बारे में हर चीज़ पता है फ्यूरी। तो फ्यूरी बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो बस ये लगता था कि उसका फर्स्ट नेम शुरू से कैरेवान है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो आदमी दरअसल कोई और नहीं बल्कि सरजी यानी कि कैरेवान द हंटर है, जो कि इस वक्त यहाँ पे नमूरा का बॉयफ्रेंड भी है। और कैरेवान यहाँ पे बाहर आता है अपनी गन को लेकर, कहता है स्टेट योर नेम एंड बिजनेस और मेरी लड़की को देखना इस तरह से बंद करो। तो वहीं से फ्यूरी बोलते हैं कि मैं तुम्हारी लड़की को नहीं देख रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कैरेवान द हंटर और विक्टर क्रीड यानी कि साइबरटूथ वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और उनके बीच किसी किस्म की कोई जो है पुरानी दुश्मनी मौजूद है। और हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे दोनों के बीच थोड़ी सी बहसबाजी शुरू होती है और सबके बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे सरजी वो सीधा विक्टर क्रीड के सीने के आर पार अपनी राइफल के शॉट को मार देता है। और वहीं से फ्यूरी बोलते हैं कि यार अब इसको बस भी करो कैरेवान, अब अपनी गन को फौरन नीचे रख दो। तो वो कहता है कि ये सब उसने शुरू करा है और मुझे अपना बिजनेस बताओ कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। तो उसी तरह हम देखते हैं कि विक्टर दोबारा उठ कर आता है उससे लड़ने के लिए। तो फ्यूरी बोलते हैं कि बस करो विक्टर, मैं सच कहूँ तो मुझे इस मिशन के ऊपर तुम दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तुम लोगों के पास वो खास टैलेंट्स है जो कि मेरे काम आ सकते हैं। तो फ्यूरी बोलते हैं कि देखो मैं इस पूरे के पूरे मिशन के ऊपर जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे सबकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए तुम लोगों के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसको थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दो, वरना मैं तुम लोगों को यहीं पे छोड़ के चले आऊँगा। तो विक्टर बोलता है कि अपनी आंखें खुली रखना। तो सर जी बोलता है कि चैलेंज एक्सेप्टेड। तो फ्यूरी बोलते हैं क्या उनको पता है ये बात कि हम लोग उनकी बातों को सुन सकते हैं। तो हम देखते हैं कि बेसिकली निक फ्यूरी ने अपनी टीम के अंदर नमूरा और अब कैरेवान द हंटर को भी ले लिया है। उसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं दोबारा प्रेजेंट के अंदर, जहाँ हम देखते हैं कि केज इस पूरे के पूरे ट्रक को उठा के ला रहा होता है। तो जैसिका पूछती है कि केज आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो। तो कहता है कि यार ये ट्रक मुझसे स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको उठा ही लेते हैं। तो कहती क्या मतलब, तुम इस पूरे के पूरे ट्रक को 7 ब्लॉक से उठाते हुए अपने साथ लेकर आ रहे हो, तुम तो सच में एक बहुत ही बड़े शो ऑफ हो। तो इसी तरह जैसिका बोलती है कि मेरे ख्याल से हमारा काम जब यहाँ पे हो चुका है तो हमें वापसी एवेंजर्स के पास जाना चाहिए लुकास, और पता करना चाहिए कि वहाँ पे सब क्या चल रहा है।
लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि लूक यहाँ पे एक ट्रक का दरवाज़ा खोल के चेक करने की कोशिश करता है कि ये यहाँ पे क्या लेकर आ रहे थे। और अगले पल वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उसके ऊपर एक ज़बरदस्त तरीके की एनर्जी ब्लास्ट आता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई उसके ऊपर अटैक करती है और कहता है वो कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास अनब्रेकेबल स्किन है यू जैक। तो वो कहती है कि मुझसे पीछे हटो, मुझसे फ़ौरन पीछे हटो। तो केज उसकी गन आगे पकड़ता और कहता है कि ये मुझे दो और बताओ कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहती है कि मुझसे फ़ौरन से दूर हो जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करने वाली हूँ। तो वो कहती है क्या तुम हमारे बारे में जानते हो कि हम लोग कौन हैं? हम लोग दी एवेंजर्स हैं यू फकिंग डम। तो वहीं से जेसिका बोलती है देखो अब तुमने इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, हम सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। अगर तुम बता दो कि यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है और ये तुम्हारा क्या प्लान है तो हम तुम्हारी यहाँ पे ज़िंदगी को बचा सकते हैं। लेकिन वहीं से आयरन फिस्ट बोलता है गाइस ज़रा ये देखो ये पीछे की तरफ। और हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एम्बुलेंस और पुलिस वाले जा रहे होते हैं। तो केज बोलता है कि इट्स ओके यार, हम लोग किसी मसले के अंदर नहीं है, अब हम लोग गुड गाइज बन चुके हैं, अब हमें छुप के काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि मैं इस बात के बाद मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ पुलिस है, पुलिस के साथ यहाँ एम्बुलेंस भी और ये सीधा उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ से हम लोग आए हैं। इसी के बाद हम दोबारा 1959 के अंदर बोस्टन सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग आज अपने पास एक और आदमी को रिक्रूट करने के लिए आए हैं। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पे आज एक और आदमी से मिलने के लिए आए हैं जिसका नाम कुछ और नहीं बल्कि अर्नेस्ट सैबलिनोवा है, जो कि द सिल्वर सैबल के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसा कि आपको पता होगा कि कॉमिक्स के अंदर एक कैरेक्टर सिल्वर सैबल जो कि दरअसल एक तरह की लेडी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये उसी के फादर हैं जो कि उससे पहले सिल्वर सैबल के नाम से जाने जाते थे। और हम देखते हैं कि निक फ्यूरी अपनी बाकी की सारी टीम के साथ यहाँ पे पहुँचते हैं उनको भी अपने पास रिक्रूट करने के लिए। लेकिन इसी के बाद हम दोबारा प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सुपीरिया जो है वो सच में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी खतरनाक किस्म की विलन साबित हो रही है, जहाँ पे वो वुल्वरीन और मिस मार्वल दोनों की छुट्टी करा चुकी है और कहती है कि लगता है कि अब खेल का वक्त ख़त्म हो चुका है, मैंने अपने लोगों को अभी तक ट्रेन भी नहीं करा, मैंने अपनी सारी की सारी तैयारियां भी नहीं करी और तुम लोगों ने मेरे ऊपर आके अटैक कर दिया, लेकिन देखो उसके बावजूद भी मैंने तुम लोगों की क्या हालत करी है। और उसी तरह हम वहाँ से शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंस आ चुकी है, पुलिस आ चुकी है और सारे के सारे लोग मॉकिंग बर्ड को ऐसे निकाल के ले जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। लेकिन वहीं से सुपीरियर ऊपर से खड़े होकर ये सब कुछ देख रही होती है और कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ फेयर गेम खेलने की कोशिश नहीं करी, तुम लोगों ने मुझे लड़ने का मौका तक नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद मैंने तुम लोगों की क्या हालत कर दी है। और अगले पल सुपीरियर यहाँ पे अपने ज़बरदस्त तरीके का ब्लास्ट बरसाती है और वहाँ पे सारी की सारी चीज़ों को उठा के फेंक देती है। टू बी कंटिन्यूड।